नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे श्वसन के बारे में। इससे पिछले वाला वीडियो में हमने पोषण के बारे में बात किया था। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, जहां आप एनसीईआरटी के द्वारा लिखी गई बातों को हम आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। यह वीडियो हो सकता है कि 35 से 40 मिनट का हो, जहां हम लोग श्वसन के बारे में सीखेंगे और मनुष्यों में कैसे श्वसन होता है, वायवीय श्वसन क्या होते हैं, इसके अलावा अवायवीय श्वसन क्या होते हैं, इसके बारे में यहाँ पे पूरी जानकारी दी गई है। मैं आपसे कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लेकर के मैं आता रहूँगा। ऑब्जेक्टिव की वीडियोस आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, जहाँ हम बातें करते हैं श्वसन के बारे में। यह मनुष्य में होने वाली कौन सी घटना है और किस प्रकार से यह पर हमारे शरीर को प्रभावित करती है या कार्य करती है। तो पिछले वाले वीडियो में हमने पोषण के बारे में बात किया था कि पोषण क्या होता है। आज हम इसके आगे 6.3 इसमें बात करेंगे कि श्वसन क्या होता है। देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं जैव प्रक्रम, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 है और 6 में हम लोग पहला चीज़ पढ़ें कि जैव प्रक्रम होता क्या है। उसका लिंक आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर जरूर से देखिएगा। एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगा और इसी प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस, बायोलॉजी के सारे वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए, हम जो आपको वीडियो देखने को मिल रहा है ना, ये एनसीईआरटी के द्वारा जो भी बातें लिखी गई हैं उसकी किताबों में, हम सिर्फ उसी बातों पर डिस्कस करेंगे। अभी ये फुल लेक्चर वीडियोस नहीं है। जैसे ही नया सेशन स्टार्ट होगा, हम मार्च से फुल वीडियोस आपके लिए लेकर के आएंगे। उसमें हम आप सभी के लिए अलग अलग किताबों से, चाहे वो प्राइवेट पब्लिकेशन हो सकता है उसका, प्लस एनसीईआरटी का कॉम्बिनेशन, जो भी कंसेप्ट मैं पढ़ाऊंगा आपको, जो भी कंसेप्ट चीज़ें चाहिए होगी वो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है श्वसन। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि श्वसन क्या होता है। देखिए, एनसीईआरटी में आपको ज़्यादातर क्रियाकलाप करने को देखने को मिलता है। क्रियाकलाप आपको पता है कि साइंस का एक रीड है। अगर आप इसे नहीं करते हैं किसी भी क्रियाकलाप को, तो आप सीखेंगे क्या। साइंस में हम सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट से ही सीखते हैं, इसलिए एक्सपेरिमेंट हमारे लिए ज़रूरी है। इस एक्सपेरिमेंट में बताया गया है कि किस तरीके से हम श्वसन को प्रूव कर सकते हैं कि श्वसन में आखिर क्या क्या, कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं, कौन कौन से उत्पाद बनते हैं, ये एक रासायनिक प्रक्रिया है या क्या है, इसके बारे में बताया गया है। इस क्रियाकलाप को आप जो है आगे पढ़िएगा और हम चलते हैं, बातें करते हैं कि बेसिकली ये होता क्या है। देखिए, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। सबसे पहली चीज़, हमने पिछले अनुभाग में जीवों के पोषण के बारे में चर्चा कर चुके हैं। मैंने पिछले वीडियो में बनाया हुआ है, आप चाहें तो जाकर एक बार जरूर से देखिएगा। जिन खाद्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण पोषण प्रक्रम में लिए होता है, कोशिकाएं उनका उपयोग विभिन्न जैव प्रक्रम के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए कहती है, ठीक है। विविध जीव इसे भिन्न भिन्न विधियों द्वारा क्या करते हैं, भिन्न भिन्न विधियों द्वारा इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। क्या उपयोग करते हैं? श्वसन जो चीज़ें हैं, ये अलग अलग जो प्राणी है वो अलग अलग तरीके से इसका उपयोग करते हैं। मतलब यूज़ करने का मतलब श्वसन लेते हैं, ठीक है। कुछ जीव ऑक्सीजन का उपभोग करते हैं, ग्लूकोज को पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विखंडित करने के लिए करते हैं, जबकि कुछ अन्य जीव दूसरे पथ का उपयोग करते हैं। अब इसमें होता ये है कि जो ऑक्सीजन है वो नहीं होता है, ठीक है। इन सभी अवस्थाओं में पहला चरण ग्लूकोज एक 6 कार्बन वाले अणु का 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन होता है, ठीक है। यह प्रक्रम कोशिका द्रव्य में होता है। यानी श्वसन में होता यह है कि जो भी ग्लूकोज बनेगा वो पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विखंडित हो जाता है। श्वसन की प्रक्रिया से जो भी हम भोजन लेते हैं, उस भोजन में जो भी ग्लूकोज बनता है, उस ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विखंडित करता है। कौन करता है जी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का उपयोग हम लोग इसीलिए करते हैं।
अब देखिए जिनमें ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होती है, यहाँ पे आपको 6.8 में बताया गया होगा, इन सभी अवस्थाओं में पहला चरण ग्लूकोज एवं एक 6 कार्बन वाले अणु का 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन होता है। ठीक है, अभी जितने प्रक्रम है ये सारे कोशिका द्रव्य में होता है। श्वसन हम जब लेते हैं, सांस लेते हैं, तो जो ऑक्सीजन है वो सेल तक पहुंचता है और सारे सेल में होते हैं कोशिका द्रव्य। ठीक है, यही कोशिका द्रव्य क्या करते हैं, उसको तोड़ देते हैं। इसके पश्चात पायरुवेट इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो सकता है। यह प्रक्रम किण्वन के समय ईस्ट में होता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रक्रिया हो रही है कोशिका द्रव्य में, कौन सी प्रक्रिया, जिसमें एक 6 कार्बन वाले अणु का 3 कार्बन वाले अणु में पायरुवेट या विखंडन हो रहा है। यह कब होगा, जिसमें ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होती है। यह प्रक्रम किण्वन कहलाती है और यह जो है ईस्ट में होता है, क्योंकि यह प्रक्रम वायु में ऑक्सीजन होगा, इसकी अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, मतलब उस वक्त होता है जब वायु में ऑक्सीजन न हो या ऑक्सीजन वो ले ही नहीं, इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। अब एक ध्यान से सुनिएगा बातों को, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि अवायवीय श्वसन क्या होता है, या फिर ये पूछ सकता है कि वायवीय श्वसन क्या होता है, या इन दोनों में जो है डिफरेंस बताइए। समझ में आ गया? तो इस तरह के प्रश्न का उत्तर आपको आगे मिल जाएगा। यहाँ पे हम समझ लिए कि अवायवीय श्वसन क्या होता है। देखिए, जिस श्वसन में ऑक्सीजन अनुपस्थित हो, ऑक्सीजन हो ही नहीं, ठीक है, और उसमें क्या हो कि एक 6 कार्बन वाले परमाणु 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन हो जा रहा है, और ये सारी क्रियाकलाप कोशिका द्रव्य में हो रहा है। और इसके पश्चात क्या बन रहा है, पायरुवेट, इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड। तो यह जो प्रक्रम होती है वो किण्वन कहलाती है, यह ईस्ट में पाई जाती है। इतना नहीं लिखना है, यहाँ तक लिखना है कि परिवर्तित हो सकता है या हो जाता है, क्योंकि यह प्रक्रम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, इसलिए हम लोग इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। अब देखिए, पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पायरुवेट का जो विखंडन होता है वो ऑक्सीजन का उपयोग करता है और कहाँ पे ले जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ इसके यूज़ किया जाता है। यह प्रक्रम 3 कार्बन वाले पायरुवेट के विखंडन को करके 3 कार्बन वाले डाइऑक्साइड के अणु देता है। यहाँ पे हम एक पिक्चर बनाया गया है, इसको थोड़ा समझें कि पिक्चर्स है क्या। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए कि दूसरा उत्पाद जल है, पहला उत्पाद क्या है, 3 कार्बन वाले कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा उत्पाद है जल। क्योंकि यह प्रक्रम वायु ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसलिए यह कहलाता है वायवीय श्वसन। नीचे जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि एक जो है 3 कार्बन वाले पायरुवेट अणु को विखंडित करते हुए कहाँ ले जाता है, 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु देता है। किसमें से किसमें दे रहा है, 3 कार्बन वाले पायरुवेट अणु को कन्वर्ट करके 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु में दे रहा है, और दूसरा उसका उत्पाद जल है। और ये सारे कार्य कहाँ हो रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो वो कहलाता है वायवीय श्वसन, चूँकि इसके लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, उसकी चाहिए। वायवीय श्वसन में ऊर्जा का मोचन अवायवीय श्वसन की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। कभी कभी यह हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। पायरुवेट के विखंडन के लिए दूसरा पथ अपनाया जाता है। यहाँ पायरुवेट एक अन्य 3 कार्बन वाले अणु लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। अचानक किसी क्रिया के होने से हमारी पेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होना क्रैम्प का कारण हो सकता है। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी बात लिखी गई है, बहुत लोगों को नहीं समझ में आएगा। आइए समझा देते हैं आपको कैसा है, क्या है। बेसिकली कह ये रहा है कि वायवीय श्वसन में ऊर्जा का मोचन, ठीक है, टूटना अवायवीय श्वसन की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। वायवीय श्वसन में बहुत जल्दी जो है टूट जाता है, और कभी कभी
जब हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। जो पेशियाँ हैं जैसे कि जांग वगैरह का मसल्स हो गया या बाइसेप्स वगैरह है और ट्राइसेप्स हो गए, ठीक है, तो होता ये है ना कि उसमें पायरुवेट के विखंडन के लिए दूसरा पथ अपनाया जाता है। अब ये कब अपनाया जाता है? जब अचानक से हम कोई क्रिया कर लेते हैं या फिर उसी क्रिया को हम लगातार करते रह जाते हैं तो पेशियों में लैक्टिक अम्ल बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और यही निर्माण होना क्रैम्प कहलाता है, ठीक है। तो क्रैम्प हो रहा है इसका मतलब उसमें दर्द होगा। अगर पेशियों में दर्द होता है तो समझ लेना कि पेशियों में दर्द का कारण क्या है? दर्द का कारण लैक्टिक अम्ल है। ऑब्जेक्टिव में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि पेशियों में अचानक दर्द होने का कारण क्या है, तो इसका है आंसर कि लैक्टिक अम्ल के एकाएक जमा हो जाने से क्या हो जाता है? क्रैम्प स्टार्ट हो जाता है या फिर वो दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। ध्यान रखिएगा ये सिर्फ और सिर्फ पेशियों में ही होगी और कहीं नहीं होती है। यहाँ पे एक पिक्चर बताया गया है जिसमें भिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन बताया गया है। यहाँ पे 3 पथ है और कैसे होता है इसके बारे में बताया गया है। देखिए सारी जो चीज़ें हैं वो ग्लूकोज के थ्रू ही होती है, ग्लूकोज के ही तोड़ा जाता है। ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन वाले अणु होते हैं और इसे हम 3 वायु में अणु मतलब 3 अणु वाले कार्बन में तोड़ दिए जाते हैं। इसको कहते हैं पायरुवेट करना। इसके बाद जैसे ही पायरुवेट होता है तो इसमें ऊर्जा निकलती है और ये सारे कार्य कहाँ होते हैं? कोशिका द्रव्य में होते हैं। यहाँ तक तो टूट गए 3 कार्बन वाले अणु, 3 अणु वाले कार्बन टूट गए हैं, लेकिन अब बारी आती है यहाँ पे 3 पथों के बारे में। पहला जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, इसमें ऑक्सीजन नहीं होते हैं, ये खासकर ईस्ट जैसी चीज़ों में होती है। इसमें क्या होता है कि ये इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वह 2 कार्बन वाले अणु होंगे और इसके साथ साथ ऊर्जा भी निकलेगी। वही ऊर्जा हमारे शरीर में या उन जीवों के शरीर में उपयोग में आती है। दूसरा पथ है ऑक्सीजन का अभाव। ऑक्सीजन तो होगा लेकिन कम होगा, ठीक ना, इसमें तो होगा ही नहीं और इसमें होगा लेकिन कम होगा। ये जो बेसिकली हमारी पेशी कोशिकाओं में होती है, जब एकाएक हम पेशी कोशिकाओं पे ज़्यादा जोर डालते हैं या ज़्यादा उस पर यूज़ में लेते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन एकाएक नहीं पहुँच पाता है, ठीक है। तो नहीं पहुँचने के कारण वहाँ पर लैक्टिक अम्ल बनना स्टार्ट हो जाता है। ये लैक्टिक अम्ल ग्लूकोज से ही बन रहा है, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद 3 कार्बन अणु वाले यहाँ पर ऊर्जाएं निकलती हैं। अगला है ऑक्सीजन की उपस्थिति। इस परिस्थिति में ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में रहता है और ये सारा कार्य माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल में पाया जाता है और प्रत्येक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। तो अगर ये प्रत्येक कोशिकाओं में एनर्जी पहुंच गई है, ग्लूकोज पहुंच गया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो चीज़ें हो रही हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहा है, मतलब यूँ कहेंगे रिएक्शंस जो हो रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, उसके बाद जल बनेगा और कुछ ऊर्जा भी निकलेगी। तो ये 3 मेथड हैं, 3 वे हैं। इसी 3 वे की मदद से जो ग्लूकोज है वो टूटता है और ऊर्जा के रूप में विखंडित होता है। आइए अब समझते हैं कि एटीपी क्या होता है। देखिए कोशिकीय श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा तत्काल ही एटीपी नामक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। यह एक ऊर्जा का रूप होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और इसे ही हम ऊर्जा गृह के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना कि ये जो एटीपी है, एटीपी का अणु उसमें प्रयुक्त हो जाती है, संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, जो कोशिका की अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी एक गाड़ी है, ठीक है, और ट्राली बन गया, ये माना कि गाड़ी है एक, ठीक है, ये गाड़ी है और इसमें फ्यूल चाहिए तभी तो ये गाड़ी आगे चलेगी। तो इस फ्यूल का जो कार्य है हमारे बॉडी को चलाने के लिए, एक एक सेल को देने के लिए, ऊर्जा को देने के लिए एटीपी बनता है, ठीक है। और एटीपी ग्लूकोज से ही बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा का तत्काल ही
ट्रांसफॉर्म हो जाता है, बदल जाता है एटीपी में, एटीपी अणु में बदल जाता है, संश्लेषित हो जाता है। एटीपी के विखंडन से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मोचित होती है, निकलती है, जो कोशिका के अंदर होने वाली आंतरोष्मी, जिसको बोलते हैं एंडोथर्मिक क्रियाओं का परिचालन करती है। आंतरोष्मी क्रियाओं का परिचालन करती, जो भी क्रियाएं अंदर हो रही हैं एक बॉडी को सही से चलाने के लिए, तो वो सारी क्रियाएं कौन कर देती है, एटीपी की ऊर्जा के द्वारा जो है बन जाती है, हो जाती है। अब देखिए थोड़ा सा एटीपी के बारे में पढ़ लेते हैं कि एटीपी क्या होता है, और उसके बाद में हम जो है इसके नेक्स्ट बारे में पढ़ेंगे कि नेक्स्ट क्या होता है, और आगे जानेंगे हम, ठीक ना। चलिए, तो सबसे पहली चीज़ कि अधिकांश कोशीय प्रक्रमों के लिए एटीपी ऊर्जा जो है एक मुद्रा है, इसलिए इसको सिक्का भी कहा जाता है, सिक्का, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में ये ऊर्जा गृह के नाम से भी माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह के नाम से जाना जाता है, उसका सिक्का के नाम से जाना जाता है एटीपी को। श्वसन प्रक्रम में मोचित ऊर्जा का उपयोग एटीपी, एडीपी तथा कार्बनिक फॉस्फेट से एटीपी अणु बनाने में किया जाता है। दो तरह की ऊर्जा है, एक है एडीपी प्लस पी जो ऊर्जा कन्वर्ट हो जाती है, एडीपी पी इसको हम बोलते हैं एटीपी, एडेनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, पी इज इक्वल टू फॉस्फेट। आंतरोष्मी प्रक्रम कोशिकाओं के अंदर तब इसी एटीपी का उपयोग क्रियाओं के परिचालन में किया जाता है। अब जो है जल का उपयोग करने के बाद एटीपी में जब अंततः फॉस्फेट संलग्नता खंडित होती है तो 30.5 किलो जूल पर मोल के तुल्य ऊर्जा मोचित होती है, निकलती है। मोचित होना का मतलब विघटित, खंडित होकर के निकलना। सोचिए कैसे एक बैटरी विभिन्न प्रकार के उपयोग के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। जिस तरीके से बैटरी में सेल्स लगे होते हैं, ये सारे सेल्स कम्बिनेशन क्या बनाते हैं, एक बैटरी का निर्माण करते हैं, और यही बैटरी क्या होती है, किस प्रकार से एनर्जी को क्या कर देती है, ट्रांसफॉर्म कर देती है या फिर किसी और फॉर्म में निकालती है, ठीक ना। यह यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और अन्य प्रकार के लिए उपयोग में लाई जाती है। मतलब इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक ऊर्जा संचित है और यह विभिन्न प्रकार के ऊर्जाओं में ये कन्वर्ट हो जाता है, जहाँ एग्जाम्पल में आपको बताया गया है। इसी तरह कोशिका में एटीपी का उपयोग पेशियों के सिकुड़ने, प्रोटीन का संश्लेषण, तंत्रिका का आवेग संचरण आदि अनेक क्रियाओं के लिए किया जा सकता है। यानी एटीपी समझिए तो एक तरह से बैटरी में संचित ऊर्जा इलेक्ट्रिक ऊर्जा के बराबर ही है, मतलब उसके जैसा ही है, और वैसा ही ये कार्य भी करता है हमारे बॉडी में। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि बेसिकली वायवीय श्वसन क्या है और अवायवीय श्वसन दोनों में किस बात पर निर्भर करता है, ऑक्सीजन कितना डिपेंड करता है। देखिए, क्योंकि वायवीय श्वसन पथ ऑक्सीजन पर निर्भर करता है। जब ऑक्सीजन होगा तभी कहलाएगा, श्वसन में जब ऑक्सीजन शामिल होगा तभी कहलाता है वायवीय श्वसन। अतः वायवीय जीवों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण की जा रही है या फिर नहीं। हम लोग वायवीय श्वसन ही करते हैं, जिसमें हम लोग बाहर से वायुमंडल में उपस्थित गैसेस को क्या करते हैं, अपने अंदर लेते हैं, जिसमें जो ऑक्सीजन होता है उसके अणु को हीमोग्लोबिन के द्वारा पकड़ लिया जाता है और उसको पूरे सेल तक पहुंचाया जाता है। हम देख चुके हैं कि पौधे गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा करते हैं। मतलब पौधे में जो पत्तियां होती हैं वहाँ पे छोटा सा छिद्र होता है और यही स्टोमाटा कहलाता है, यही कहलाता है स्टोमाटा। अब अंतरकोशिकीय अवकाश यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी कोशिकाएं वायु के संपर्क में हैं या नहीं है, ठीक है। अगर नहीं है तो उनको ज़रूरत पड़ती है, अगर नहीं है तो फिर क्या होता है ना कि वो वहाँ पे सारे कोशिकाएं या सारे वो जो छिद्र हैं वो ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण के द्वारा होता है। विसरण कहने का मतलब है वायुमंडल में उपस्थित जितने भी गैसें हैं उसका ट्रांसफॉर्म होकर उसको इनटेक लेना, घुल जाना एक दूसरे में, ठीक है। ये कोशिकाओं में उससे दूर बाहर वायु में जा सकती हैं। विसरण की दिशा पर्यावरणीय अवस्थाओं तथा पौधे की आवश्यकता पर निर्भर करती है।
रात्र में जब कोई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन ही मुख्य आदान प्रदान है। रात्रि में दोस्तों होता यह है कि मान लीजिए कि एक पेड़ है, दिन में तो ये CO2 ले लेता है, लेकिन रात में ये क्या करता है, दिन में CO2 लेता है और रात में ये CO2 छोड़ता है, ठीक ना। तो ये दिन में CO2 ले रहा है तो ऑक्सीजन रिलीज़ करेगा, और रात में CO2 छोड़ रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन इनटेक कर रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी पेड़ के नीचे ना सोएं, क्योंकि रात में ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं। तो आप नीचे सो रहेंगे तो आपको क्या होगा, पूर्ण ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और आप मूर्छित हो सकते हैं, आपकी देहांत भी हो सकती है। कुछ इस तरीके से क्रियाएं होने को पहले मिली है, इसीलिए इस पर आपको सभी को सूचित किया जाता है। देखिए, दिन में श्वसन के दौरान निकली CO2 प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, अतः कोई CO2 नहीं निकलती है। इस समय ऑक्सीजन का निकलना मुख्य घटना है। अभी मैंने आपको जो बताया कि ये CO2 रिलीज़ करता है रात्रि के समय, यह दिन में भी रिलीज़ करता है। ऐसा नहीं है कि दिन में रिलीज़ नहीं करता है, दिन में रिलीज़ करता है, कुछ ही रिलीज़ होता है। बाकी जितना भी CO2 बनते हैं इसके उत्पाद में, ये सो खुद क्या करता है, ये ले लेता है और उसका यूज़ भोजन बनाने के लिए कर देता है। लेकिन रात में प्रकाश संश्लेषण की कोई क्रिया नहीं होती है, इसलिए CO2 बाहर स्टोमाटा के छिद्र के द्वारा निकल जाते हैं। तो एक और आपको चीज़ जानने को मिली कि CO2 तो हमेशा छोड़ता ही है पौधे, लेकिन दिन के समय इसलिए वह बाहर नहीं निकल पाता है, या फिर कुछ कम ही मात्रा में निकलता है, ज़्यादातर ऑक्सीजन निकलते हैं, क्योंकि CO2 का जो यूज़ है वह प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाता है। जंतुओं में पर्यावरण से ऑक्सीजन लेने और उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाने के लिए विभिन्न प्रकार के अंगों का विकास हुआ है। यानी जंतुओं में अलग अलग तरह के अंग बने हुए हैं जो क्या करते हैं, पर्यावरण से ऑक्सीजन लेते भी हैं और जो उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसको छोड़ते हैं, निकाल देते हैं, बॉडी से रिलीज़ कर देते हैं। तो इसके लिए एक विशेष प्रकार का अंग बनाया गया है, इसका विकास हुआ है, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। स्थलीय जंतु वायुमंडलीय ऑक्सीजन लेते हैं, परंतु जो जल में रहते हैं उन्हें जल में विलेय ऑक्सीजन ही उपयोग करने की आवश्यकता होती है। यानी ऑक्सीजन सभी प्राणियों के लिए इम्पॉर्टेंट है। यानी जो जल में रहेगा, जल में रहे तो जल में, या फिर स्थल पर रहे तो स्थल में, ऑक्सीजन दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या है कि जल वाले को घुलित ऑक्सीजन चाहिए होगी, और इसको जो है नॉर्मल वायु में जो उपस्थित है वो ऑक्सीजन से काम चला लेंगे। आपको लग रहा है कि जल में ऑक्सीजन घुलते हैं या फिर नहीं, तो मैं बता दूं कि जल में ऑक्सीजन घुलते हैं। मछलियाँ जो है उसी से अपना O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस लेती है। यहाँ पे क्रियाकलाप दिया गया है, जलशाला मछली का अवलोकन के लिए अपना मुंह खोलती है, बंद करती है, साथ ही अपना होके पीछे कक्षमो छिद्र यानी कि जो गलफड़ा होता है उसकी मदद से ये क्या कर देती है, ऑक्सीजन ले लेती है। इस तरह से बुलबुला आपको देखने को मिलता है, और ये जो है ना आप क्रियाकलाप में देख सकते हैं। अगर आपके पास मछली को देखने के लिए कोई क्या बोलते हैं उसको, एक्वेरियम या कुछ ऐसे बोलते हैं, वो होगा तो आप उसमें देख सकते हैं। जो जीव जल में रहते हैं, अब सिर्फ मछली ही तो नहीं रहता है ना, और भी कुछ जीव हैं, जैसे कछुआ हो गया, मगरमच्छ हो गया, सांप हो गया। तो जो जीव जल में रहते हैं वे जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, क्योंकि जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम है, ठीक है। इसलिए जलीय जीवों की श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है, मतलब कम होती है। वायुमंडल में जितना ऑक्सीजन अवेलेबल है उतने ऑक्सीजन जल में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इसीलिए होता ये है कि जो भी जीव जंतु जो जल में रहते हैं उनको श्वास की जो दर है वह स्थल वाले जीवों की अपेक्षा में द्रुत है या फिर कम है। मछलियाँ अपने मुंह के द्वारा जल लेती है तथा बलपूर्वक इसे क्लोम तक पहुंचाती है। क्लोम एक भाग है मछली का, एक अंग है, वहां तक पहुंचाती है जहां विलेय जो ऑक्सीजन है वह रुधिर ले लेता है, मतलब रुधिर मतलब ब्लड ले लेता है, और बाकी जो पानी है उसको बाहर ये निकाल लेती है। स्थलीय जो जीव है वह श्वसन के लिए वायुमंडल की ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। विभिन्न जीवों में यह ऑक्सीजन भिन्न भिन्न अंगों द्वारा अवशोषित की जाती है।
ठीक है। इन सभी अंगों में एक रचना होती है जो उस सतही क्षेत्रफल को बढ़ाती है जो ऑक्सीजन बाहुल्य वायुमंडल के संपर्क में रहता है। हम लोग नाक से श्वसन लेते हैं और नाक से तभी जो भी हम सांस लेते हैं वो सारा फेफड़ा में जाता है और फेफड़ा से जितने भी हमारे हीमोग्लोबिन हैं वो ब्लड में घुले होते हैं और वही क्या करते हैं, वहन करते हैं, ढोते हैं किसका, ऑक्सीजन के अणुओं को ढो करके ले जाते हैं, पूरे बॉडी में पहुंचाते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय इस सतह के आर पार होता है, अतः यह सतह बहुत पतली तथा मुलायम होती है। कुछ जीवों में बाहर से ही ऑक्सीजन लेने की क्षमता होती है और उसका सतह क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा होता है और वो क्या करता है, कुछ सतह से ही अंदर ऑक्सीजन ले लेता है, ठीक है। ये सतह काफ़ी बड़ी होती है जिसकी मदद से क्या होता है, काफ़ी पतली होती है कि ये जो ऑक्सीजन है वो अंदर आ जाए, ठीक ना। इस तरह की इस सतह की रक्षा के उद्देश्य से यह शरीर के अंदर अवस्थित होती है। इस क्षेत्र में वायु आने के लिए कोई रास्ता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जहां ऑक्सीजन अवशोषित होती है उस क्षेत्र में वायु अंदर और बाहर करने की एक क्रियाविधि होनी चाहिए। तो ये जो एक सतह होता है इसको यहाँ पे ऑक्सीजन पहुँचाने के लिए एक नली बनाई जाती है और यही नली हमारे नाक से या फिर किसी भी जंतु के नाक से जुड़ा होता है और यहाँ से हवा जाती है और इसको अवशोषित करता है वह पार्ट। एक छोटा सा यहाँ पे हिस्सा दिया गया है और अधिक जानने के लिए क्या है इसके बारे में आज के जितने भी यूथ इस वीडियो को देख रहे हैं उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट। देखिए आइए आपको बताते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो सभी लोग जानते तो हैं बट करते नहीं है, एक बार फिर से प्रयास करते हैं जानने का। यहाँ तंबाकू के बारे में बताया गया। तंबाकू का जो सीधा उपयोग है या आप सिगार के रूप में ले रहे हैं, सिगरेट के लिए, बीड़ी, हुक्का, गुटखा, किसी के फॉर्म में अगर आप तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं तो यह जो भी उत्पाद बनाता है वो हानिकारक है। तंबाकू का जो उपयोग है आमतौर पर जीभ, ठीक है, फेफड़ा, दिल और यकृत यानी कि लीवर, ठीक है, उसको प्रभावित करता है। धुआं रहित तंबाकू लीजिए, ठीक है, धुआं रहित का मतलब होता है धुआं के बिना, वो भी दिल के दौरे, स्ट्रोक, फुफ्फुसीय बीमारियों और कैंसर के कई अन्य रूपों के लिए एक प्रमुख जोखिम कारक है। इसीलिए आज से ही कहिए गुटखा को नहीं खाना है, नो गुटखा, ठीक है। गुटखा का यह सीधा संबंध का है तंबाकू से। भारत में जो गुटखा सेवन से मुख के कैंसर की घटनाएं बढ़ रही हैं, स्वस्थ रहें, बस तंबाकू से बने उत्पादों को नहीं कहें, नो कहना है आपको। कोई भी तरह की ऐसी चीज़ें नहीं लेनी है जिससे आपको हानि हो और इस बातों को NCERT के इस किताब में लिखा गया है। आगे और भी बातें लिखी गई हैं, आइए जानते हैं। अब हम समझेंगे कि मनुष्य में किस तरीके से श्वसन होता है। हमने जीवों के बारे में यहाँ पर बातें की कि जीवों में कैसे होते हैं, क्या होता है। तो हम जो है आज जानेंगे कि मनुष्य में किस तरीके से श्वसन होता है। सबसे पहले इस चीज़ों को हम जूम कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आए और हम चित्र में देखेंगे कि वायवीय श्वसन यानी मनुष्य में श्वसन हो रहा है वह कैसे होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, या किस प्रकार की एक प्रक्रिया है। मनुष्य में दोस्तों 6.9 ये जो हमारा यहाँ पिक्चर है 6.9 देख सकते हैं आप, इसमें बताया गया है मनुष्य के श्वसन तंत्र के बारे में। आइए समझते हैं। देखिए मनुष्य में जो होता है वो वायु के अंदर एक नासा द्वार जाती है, एक नस जाता है, एक नली जाती है। नासा द्वार के द्वारा जाने वाली वायु मार्ग में उपस्थित महीन बालों द्वारा निष्पंदित हो जाती है। मतलब छोटे छोटे महीन रोम होता है नाक में, ठीक है, जिससे शरीर में जाने वाली वायु, धूल तथा दूसरी अशुद्धियाँ रहित होती है। नाक के पास ही छोटे छोटे बाल होते हैं। अगर आप उसमें थोड़ा सा अगर नाक में आप एक बार उंगली करके ऐसे करिएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा और दिखेगा भी, ठीक है। वयस्क होने पर ये जो बाल है वो काफ़ी बड़े हो जाते हैं। ये इसीलिए होते हैं ताकि कोई भी धूल वगैरह अंदर या कुछ भी अशुद्धियाँ जो है वो न जाए, ये नासा द्वार में ही रहें और आप जब चाहें इसे अपने टिश्यू से क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। इस मार्ग में श्लेष्मा की परत होती है जो इस प्रक्रम में सहायक होती है। यहाँ से वायु कंठ द्वारा फुफ्फुस में प्रभावित होती है। कंठ में उपस्थित के वलय उपस्थित होते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग निपतित न हो। अब देखिए अब ऐसा हिंदी लिखा हुआ है ना जिसका अब मीनिंग काफ़ी खतरनाक ऐसा लगता है क्या लिखा हुआ है। इसको ईजी समझते हैं कि बेसिकली होता क्या है।
आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक नासा द्वार है, नासा द्वार कहने, थोड़ा सा इसको जूम करेंगे एक बार और ताकि अच्छे से दिखे। तो देखिए यहाँ पे है नासा द्वार, यहाँ से ये आपको जो पार्ट दिख रहा है ये नासा द्वार है, यहाँ से हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है। इसमें महीन महीन रोम होते हैं। ये हमारा है मुख गुहा, ये मुंह है हमारा, ठीक है। ये है ग्रसनी, यहाँ पे गला है, और ये है हमारा कंठ। यहाँ से एक ही नली आती है, यहाँ आपको दो नली दिखेगी, एक खाने के लिए, एक श्वास लेने के लिए, लेकिन यहाँ पे आकर के एक ही नली बन जाती है। कहाँ तक? कंठ के पास तक। कंठ के पास दो नलियाँ कन्वर्ट हो जाती हैं, बदल जाती हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, एक वलय होता है, एक वाल्व कहे, जो कंठ के पास ही उपस्थित होता है, उसी में उपस्थित होता है। यह सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग निपतित न हो, मतलब वायु मार्ग खुले तो भोजन का निष्कासन या अंदर जाना, निष्कासन तो नहीं कहेंगे, अंदर जाने के लिए कहेंगे कि अगर वायु जा रही है नीचे तो भोजन न जाए, ठीक है। अगर वायु जा रही है तो भोजन नहीं जाए, अगर भोजन जा रहा है तो वायु न जाए। इसके लिए वाल्व बनाया होता है, और यही वाल्व माइंड से कनेक्ट होता है, जो सूचना देते रहता है। यहीं पे होता है दोस्तों श्वास नली, और यहीं से खुलती है पूरी कहानी एक मनुष्य के श्वसन तंत्र की। श्वसन नली हमारे दो फेफड़ों में जुड़े होते हैं। एक यहाँ पर आपको एक उपस्थित वलय दिखता है, जो छोटे छोटे यहाँ पे पार्ट आपको दिख रहा है वलयाकार। यहीं से होकर के पूरे फेफड़े में पहुँचता है क्या? ये जो आपको दिख रहा है छोटे छोटे पार्ट, इसको बोलते हैं फुफ्फुस, ठीक है। और ये आपको जो दिख रहा है ये होती हैं पसलियाँ। ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है कुछ इस तरीके से, ये है हमारा डायफ्राम, ये है कूपिका कोर्स जो आपको छोटे छोटे दिख रहा है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिटेल में दिखाया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये छोटे छोटे जो आपको पार्ट दिख रहा है ये है कूपिका। इसी में क्या होता है, ये पिचकता है और फूलता है, ठीक है ना। यहाँ है श्वसनिका, ये आपको जो छोटे छोटे पार्ट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ये हैं श्वसनिका। यही श्वसनिकाएँ हैं जिसमें छोटे छोटे कूपियाँ होते हैं, और यही पिचकते और फूलते जब हम लोग श्वसन लेते हैं। श्वसन को पूरा करने के लिए डायफ्राम बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये डायफ्राम टूट जाए या किसी तरीके से ख़राब हो जाए तो हम श्वसन नहीं ले पाते हैं। जैसे ही हम सांस लेते हैं ये डायफ्राम फैल जाता है, दोनों कुछ इस साइड में कुछ इस साइड में, और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली फिर से सिकुड़ जाता है, जिससे हम सांस छोड़ देते हैं। टूटने के बाद हम सांस तो ले सकते हैं लेकिन छोड़ नहीं सकते हैं। तो इसमें काफ़ी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है डायफ्राम। अब देखते होंगे कि मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो एक्सीडेंट के समय आपने नोटिस किया होगा कि अगर डायफ्राम टूट गया है, ठीक है, डायफ्राम इसमें चोट लग गया है तो वो काम ही नहीं करता है, काम नहीं कर रहा तो देखा उसका सांस बंद हो जाता है और व्यक्ति मर जाता है, ठीक ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भाग है श्वसन तंत्र में। आइए आगे समझते हैं। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ के समझ लेंगे जी क्या है क्या नहीं है। फुफ्फुस के अंदर जो है छोटी छोटी मार्ग नलिकाएँ होती हैं जो विभाजित हो जाता है, जो अंत में गुब्बारे जैसी रचना में अंतःकृत हो जाता है। यही है कूपिका, जिसे कूपिका कहा जाता है। कूपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो सके, विनिमय मतलब आदान प्रदान हो सके। कूपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तृत जाल होता है, छोटे छोटे बहुत महीन जाल होता है, और इसी में होती है मतलब कूपिकाएं में ही होती हैं, और यहीं पे पाया जाता है रुधिर यानी कि ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। जैसा कि हम प्रारंभिक वर्षों में देख चुके हैं कि जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो हमारी जो पसलियाँ है वो ऊपर उठती है, जाहिर सी बात है। सांस लिए तो पसलियाँ ऊपर उठी और नीचे डायफ्राम फैल गया, और हमारा डायफ्राम चपटा हो जाता है, जो वो कुछ इस शेप का है वो हो जाता है ऐसे, ठीक ना। इसके परिणाम स्वरूप वक्ष गुहिका बड़ी हो जाती है, ऊपर जो छाती है हमारा वो बड़ा हो जाएगा, जाहिर सी बात सांस लेंगे तो बड़ा होगा ही, क्योंकि अंदर गैसेस भर जाएंगे, कूपिकाएँ फूल जाएंगी। इस कारण वायु फुफ्फुस के अंदर चूस ली जाती है। फुफ्फुस के अंदर क्या चूस ली जाती है? वायु, और विस्तृत कूपिकाओं को भर लेती है, जितने भी उसको चाहिए उतना भर लिया, ठीक है। रुधिर शेष शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कूपिकाओं में छोड़ने के लिए आता है। रुधिर जो है शरीर से जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड उसको भी ढो करके लाता है और कहाँ लाता है? कूपिकाओं में छोड़ देता है। कूपिका रुधिर वाहिका का रुधिर कूपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुँचाता है। मतलब एक साइड से क्या किया? ऑक्सीजन लिया, और दूसरी साइड से
कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया। और ये प्रक्रिया बार बार होते रहती है। श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है, फुफ्फुस सदैव वायु का अवशिष्ट आयतन रखते हैं, जिससे ऑक्सीजन के अवशोषण तथा कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। जैसे हम सांस लेते हैं, कोशिकाओं में जो ऑक्सीजन होता है वो चला जाता है रुधिर के साथ, और जैसे ही हम सांस छोड़ते हैं, जो इसके बीच जो छोटा सा टाइम इंटरवल होता है, उसमें CO2 जो गैस है वो आकर के इकट्ठा हो जाता है कोशिका में। सांस लिए, कोशिका में इकट्ठा हुआ और ये बाहर रिलीज हो जाता है। सांस लिए, वापस ऑक्सीजन गया, और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। यहाँ पे एक छोटा सा और दिया गया है धूम्रपान के लिए। आइए एक बार फिर से इसको पढ़ लेते हैं। फेफड़े का जो कैंसर है दुनिया की मौत के सामान्य कारकों में से एक है। श्वास नली के ऊपरी हिस्सों में छोटी छोटी बालों जैसी संरचना होती है, जिसे हम लोग सीलिया कहते हैं, और यही सीलिया सांस लेते वक्त अंदर ली जाने वाली वायु से रोगाणु, जो धूल वगैरह जो उड़ता है ना, उससे से ये बचा देता है, जो छोटे छोटे बाल होते हैं, और अन्य हानिकारक कणों को हटाने में मदद करती है, ताकि वो जो हानिकारक कण है वो बॉडी के इंटरनल पार्ट में ना पहुँचे। धूम्रपान करने वालों से ये बाल जैसी संरचना नष्ट हो जाती है, जो भी सिगरेट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, जिससे रोगाणु, धूल, धुआं और जितने भी हानिकारक रसायन फेफड़ा वो सब फेफड़े में, जितने जो रसायन पदार्थ होंगे सब फेफड़े में पहुंच जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, जो संक्रमण, खांसी और यहाँ तक कि फेफड़े का कैंसर भी बना देते हैं, उसका कारण बन जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने वायवीय श्वसन के अंतर्गत हमने पढ़ लिया कि मनुष्यों में श्वसन कैसे होता है। एक और छोटी सी चीज़ है, आइए इसको भी पढ़ लेते हैं, और हमारा आज का टॉपिक श्वसन और मनुष्यों में श्वसन खत्म हो जाएगा। देखिए, जैसे जैसे जंतुओं के शरीर का आकार बढ़ता है, अकेला विसरण दाब शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपर्याप्त है। उसकी दक्षता कम हो जाती है। फुफ्फुस की वायु में श्वसन वर्णक ऑक्सीजन लेकर उन ऊतकों तक पहुंचाते हैं जिनमें ऑक्सीजन की कमी है। मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है, जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। अब देखिए, इसमें कहने का यह मतलब है कि फुफ्फुस में तो क्या हो रहा है, फुफ्फुस में हम जितने भी ऑक्सीजन ले रहे हैं वो जा रहा है, CO2 वो रिलीज़ कर दे रहा है। तो ये सिर्फ फेफड़े तक ही सीमित नहीं रहता है। रुधिर में यानी ब्लड में एक चीज़ पाया जाता है, एक एलिमेंट पाया जाता है, इसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब ये जो हीमोग्लोबिन है ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन एक तरह का वाहक तंत्र होता है, वहन करने का एक, समझिए कि एक पदार्थ है जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है, उसको ढोने के लिए उच्च बंधुता रखता है, और पूरे बॉडी में जो CO2 है वो पहुंचाता है। ठीक है, और CO2 को बाहर भी निकाल देता है। यह वर्णक लाल रुधिर कोशिकाओं में, कणिकाओं में उपस्थित होता है। जो हमारा रेड ब्लड होता है उसमें ये पाया जाता है, वाइट ब्लड में नहीं पाया जाता है। हम जानेंगे कि वाइट ब्लड और रेड ब्लड क्या होता है, आने वाले नेक्स्ट वीडियो में कभी आपको बता देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलेय है, और इसीलिए इसका परिवहन हमारे रुधिर में विलेय अवस्था में होता है। CO2 जो है वह विलेय अवस्था में जल के द्वारा निकल जाता है, और कुछ जो बचा कुछ है वो श्वास के द्वारा भी निकल जाता है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ ली गई है, क्या आप जानते हैं, आइए बताएं हमको। यदि कोशिकाओं की सतह को फैला दिया जाए तो यह लगभग 80 वर्ग मीटर क्षेत्र ढक लेता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके शरीर का सतही क्षेत्रफल कितना होगा? विचार करिए कि विनिमय के लिए विस्तृत सतह उपलब्ध होने पर गैसों का विनिमय कितना दक्ष हो सकता है। यानी कि जो कोशिकाएं हैं, अगर उसको अंदर से निकाल के बाहर फैलाया जाए धरती पे, तो लगभग 60 वर्ग मीटर का यह क्षेत्र ढकेगा। ठीक है, उसी प्रकार से यदि हमारे शरीर में विसरण द्वारा ऑक्सीजन गति करती तो हमारे फुफ्फुस से ऑक्सीजन के एक अणु को पैर से अंगुष्ठ तक पहुंचाने में मात्र 3 वर्ष का समय लगता। कि आपको इसकी प्रसन्नता नहीं हुई कि हमारे पास हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन की वजह से दोस्तों हमारे पूरे बॉडी में बहुत ही जल्दी O2 पहुंच जाता है, ऑक्सीजन पहुंच जाता है। अगर विसरण से चीज़ें होती और हमारे पैर के अंगुष्ठ मतलब अंगूठा तक पहुंचाने की बात आती तो 3 वर्ष का समय लगता, जो कि एक बहुत ही बड़ा समय है, और उस समय तक हम पता नहीं जीवित रह पाते या नहीं पाते। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो है जवाब हम आने वाली
वीडियोस में, जब हम लेक्चर्स वीडियोस जब लेकर शॉर्ट लॉन्ग वीडियोस जब लेकर के आएंगे आपको बताएंगे। तो दोस्तों ये है आज की वीडियो जहां हम लोगों ने श्वसन के बारे में पढ़ा, श्वसन क्या है, और इसके विषय में हम लोगों ने मनुष्यों में श्वसन को भी देखा कि मनुष्यों में श्वसन कैसे होता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि श्वसन होता क्या है, किस तरीके से कार्य करता है हमारे बॉडी में, कितना हमारे लिए उपयोगी है या किसी भी सजीव के लिए उपयोगी है। उम्मीद करेंगे कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और भी ऐसे लेक्चर वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों सबसे पहली चीज़ कि मैं एनसीईआरटी को लेकर के बना रहा हूँ, जो भी बातें एनसीईआरटी में लिखी गई हैं सिर्फ उसी को एक्सप्लेन किया जा रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि एक प्राइवेट बुक्स में या फिर और पब्लिकेशन में बताई गई है, थोड़ा सा डिटेल में बताया गया है। तो वो वीडियोस उन लोगों के लिए आएगा जो स्टार्टिंग में अभी जो नेक्स्ट मार्च में 2023 में ज्वाइन करेंगे क्लास 9th को और 10th को। तो 10th में जितने भी चीज़ें होंगी ना वहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे और एक सीरियल से पढ़ाने की कोशिश आपको कहूँगा। तो जैसे ही 2023 आता है मार्च से हम लोग नया सेशन शुरू करेंगे और वहाँ पे हम लोग नए और फुल और कंप्लीट आपके लिए लेक्चर्स लेकर के आऊँगा। ज्वाइन ज़रूर से कर लीजिएगा, शेयर कीजिए अपने जूनियर्स के साथ या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ जो इस बार बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको भी, और जो अगले साल देंगे उनको भी लेक्चर्स वीडियो देखने को मिलेगी। सिर्फ साइंस ही नहीं, इंग्लिश की भी, ग्रामर की भी आपको यहाँ पर लेक्चर वीडियो देखने को मिलेगी। ऑब्जेक्टिव का भी आपको सेट देखने को मिलेगा। जरूर से जुड़ जाइएगा टेलीग्राम चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में सभी चीज़ों का लिंक मिल जाएगा। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।